अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी में सबसे बड़ा वरदान क्या है? पैसा, प्यार, शादी, लग्जरी, फेम, सुंदरता, कंफर्ट, तो शायद आप इनमें से ही कोई जवाब दोगे। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं वही कभी कभी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। और इसी परीक्षा का नाम है वीनस महादशा। 20 साल, पूरी जिंदगी का लगभग एक चौथाई हिस्सा। किसी के लिए ये 20 साल सपनों की तरह होते हैं। लग्जरी कार्स, ब्यूटीफुल होम, फाइनेंशियल अबंडेंस, सक्सेसफुल बिजनेस, लविंग पार्टनर, क्रिएटिव सक्सेस, रिस्पेक्ट, कंफर्ट और एक ऐसी लाइफ जिसे देखकर लोग कहते हैं यार इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। लेकिन हर वीनस महादशा इतनी सुंदर नहीं होती। कई लोग इसी दौरान अपनी लाइफ की सबसे महंगी गलतियां करते हैं। अफेयर, डिवोर्स, फाइनेंशियल डाउनफॉल, लग्जरी एडिक्शन, ओवर स्पेंडिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी, इमेज के पीछे भागते भागते आइडेंटिटी खो देना और सबसे डेंजरस खुद को ही खो देना। इसीलिए वीनस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीनस सिर्फ पैसा नहीं देता, सिर्फ प्यार नहीं देता, सिर्फ ब्यूटी नहीं देता। वीनस एक सवाल पूछता है, तुम जिस चीज को एंजॉय कर रहे हो क्या तुम उसके मालिक हो या उसके गुलाम बन चुके हो? यही वीनस महादशा का असली टेस्ट है। देखो, सोशल मीडिया पे ना हम हर रोज लग्जरी देखते हैं, परफेक्ट कपल्स, ड्रीम वेकेशंस, डिजाइनर ब्रांड्स, मिलियनेयर लाइफस्टाइल। सब कुछ इतना ग्लैमरस लगता है कि हमें लगने लग जाता है बस मुझे भी यही सब मिल जाए, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। सोचते हो ना आप भी ऐसा? लेकिन वीनस महादशा एक बहुत अजीब सच दिखाती है। बहुत बार चीजें मिलने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता, और कभी कभी जब सब कुछ चला जाता है तो पहली बार समझ आता है कि असली खुशी किस चीज में थी। इसीलिए वीनस सिर्फ प्लैनेट ऑफ लग्जरी नहीं है, ये प्लैनेट ऑफ वैल्यूज भी है। आप क्या अट्रैक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप किस चीज को वैल्यूएबल समझते हैं। इसी महादशा में कुछ लोग अपनी सोलमेट से मिलते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल ब्रेकअप देखते हैं। कुछ लोग मिलियनेयर बन जाते हैं और कुछ लोग डेप्थ में चले जाते हैं। कुछ लोग दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल होते हैं लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। ऐसा क्यों? देखो, अगर वीनस सेम है तो रिजल्ट्स इतने अलग क्यों होते हैं? क्या सिर्फ हॉरोस्कोप डिसाइड करता है या इंसान के डिसीजंस भी उतने ही पावरफुल होते हैं? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी जर्नी में ढूंढेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली हैं इस महादशा के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और एंड तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा भी आपको वीडियो लगा हो। अच्छा, बुरा, न्यूट्रल, कुछ भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वीनस महादशा में क्या होता है, हम ये समझेंगे क्यों होता है। हम बात करेंगे वीनस असल में है कौन, शुक्राचार्य को असुरों का गुरु क्यों कहा गया, वीनस महादशा के 20 साल किस तरह अनफोल्ड होते हैं, हर अंतरदशा का असली इम्पैक्ट क्या होता है, कौन सी गलतियां लोग बार बार करते हैं और कैसे कुछ लोग इसी महादशा को अपनी जिंदगी का गोल्डन फेज बना देते हैं। चाहे आप अभी वीनस महादशा में हैं या कुछ सालों बाद इसमें प्रवेश करने वाले हैं या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपको वीनस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाएगा। क्योंकि जब आप वीनस को समझ लेते हैं ना तो आप सिर्फ वेल्थ बनाना नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हैं कि वेल्थ, लव और प्लेजर को संभालना कैसे है। और अक्सर ये जो दूसरी वाली कला है ना वो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। पार्ट 2, शुक्राचार्य, द गुरु हु चोज विजडम ओवर पावर।
देखिए, हर ग्रह की एक कहानी है, लेकिन वीनस की कहानी सिर्फ एक ग्रह की नहीं, एक ऐसे गुरु की कहानी है जिसने हमें सिखाया कि ज्ञान कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका इस्तेमाल उसे पवित्र या विनाशकारी बनाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस को शुक्र कहा गया है और शुक्र सिर्फ धन, सुंदरता और प्रेम का देवता नहीं है। उनका असली रूप है शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। ये सुन के ना बहुत लोग हैरान होते हैं, अगर शुक्राचार्य इतने ज्ञानी थे तो देवताओं के गुरु क्यों नहीं बने? इस सवाल का जवाब ही वीनस को समझने की चाबी है। देखो, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। एक तरफ धर्म का मार्ग, दूसरी तरफ भोग और भौतिक जीवन का मार्ग। लेकिन ध्यान दीजिए, शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि शुक्राचार्य मूर्ख थे, बल्कि कई ग्रंथों में उन्हें अत्यंत विद्वान, तपस्वी और महान मंत्र दृष्टि बताया गया है। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे प्राप्त किए एक अद्भुत वरदान, मृत्यु संजीवनी विद्या। एक ऐसा ज्ञान जिसे मृत्यु के बाद भी जीवन लौटाया जा सकता था। ये ना सिर्फ एक चमत्कारी कथा नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा प्रतीक छुपा है। वीनस उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो टूट चुके रिश्तों को दोबारा जोड़ सकती है, डूब चुके व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकती है, खाली जेब को दोबारा भर सकती है और कभी-कभी टूट चुके आत्मविश्वास को भी जीवित कर सकती है। इसीलिए वीनस को रिन्यूअल, अट्रैक्शन और रीजेनरेशन का ग्रह भी माना जाता है। लेकिन हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। शुक्राचार्य का ज्ञान बहुत शक्तिशाली था और वही ज्ञान असुरों के पास भी था। इसका मतलब क्या हुआ कि शक्ति कभी किसी एक पक्ष की नहीं होती। आज भी पैसा एक ईमानदार इंसान के पास हो सकता है और एक एकदम करप्ट व्यक्ति के पास भी। सुंदरता एक दयालु इंसान के पास भी हो सकती है और एक अहंकारी इंसान के पास भी। टैलेंट एक कलाकार को भी मिल सकता है और एक चालाक मैनिपुलेटर को भी। वीनस किसी को सर्टिफिकेट देकर वरदान नहीं देता, वो सिर्फ संभावनाएं देता है। उन संभावनाओं का इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान के संस्कार और विवेक पर निर्भर करता है। इसीलिए ना वीनस को समझने की सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग उसे सिर्फ लग्जरी का ग्रह समझ लेते हैं। लग्जरी वीनस का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में वीनस संबंधों का ग्रह है, ब्यूटी का ग्रह है, कला का ग्रह है, रास का ग्रह है, सुख का ग्रह है, आकर्षण का ग्रह है और सबसे बढ़कर मूल्य यानी वैल्यूज का ग्रह है। आप जिस चीज को कीमती मानते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। इसीलिए दो लोग एक ही वीनस महादशा में होते हुए भी बिल्कुल अलग जीवन जी सकते हैं। एक इंसान अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को कुछ सुंदर दे सकता है, दूसरा वही एनर्जी सिर्फ दिखावे और कंपैरिजन में बर्बाद कर सकता है। ग्रह एक ही है पर चेतना अलग है। एक और इंटरेस्टिंग बात, शुक्र का ना संबंध सिर्फ प्रेम से नहीं है, कला से भी है। म्यूजिक, डांस, पोएट्री, सिनेमा, फैशन, आर्किटेक्चर, डिजाइन, लग्जरी ब्रांड्स, परफ्यूम, ज्वेलरी, हॉस्पिटैलिटी, फाइन डाइनिंग, हर वो चीज जो जीवन को केवल चलाती नहीं बल्कि उसे सुंदर बनाती है, उसमें वीनस की ऊर्जा देखी जाती है। इसीलिए ना कई सिंगर्स, एक्टर्स, डिजाइनर, राइटर, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी में मजबूत वीनस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, क्रिएटिविटी और पॉपुलैरिटी हमेशा संतुष्टि की गारंटी नहीं होती। यही वीनस का दूसरा पार्ट है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, सिंपल सी चीज, हमारे घर में जो हम लोग झाड़ू रखते हैं ना, वो झाड़ू भी वीनस का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ब्यूटीफाई करता है। आप जब झाड़ू लगाते हो, आप सफाई करते हो, आप अपनी जगह को सुंदर बना रहे हो। तो इस तरीके से आप वीनस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है जी। देखिए, शुक्राचार्य की कहानी हमें एक और बात सिखाती है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर सादगी गरीबी नहीं होती। कभी कभी सबसे अमीर इंसान अंदर से सबसे ज्यादा अकेला होता है
और कभी एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति सच्ची समृद्धि का अनुभव करता है। इसलिए वीनस महादशा का असली क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, असली क्वेश्चन ये है जो तुम्हारे पास है क्या उसका आनंद तुम सच में ले पा रहे हो? क्योंकि जिस सुख का अनुभव ही ना हो वो सुख भी धीरे धीरे बोझ बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है वीनस महादशा की असली जर्नी। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि 20 साल की वीनस महादशा धीरे धीरे कैसे अनफोल्ड होती है और क्यों कुछ लोगों के लिए ये जीवन का सबसे सुखद दौर होता है, जबकि दूसरों के लिए ये सबसे कठिन सीखों का समय बन जाता है। Part 3. The 20-year journey. Venus doesn't change your destiny. It reveals your relationship with desire. अक्सर लोग ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लेकर वीनस महादशा में एंटर करते हैं। अब अगले 20 साल सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, या फिर वीनस वीक है तो अब तो भैया सब खराब ही होगा। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। महादशा कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। ये एक टाइम साइकिल है, एक ऐसा टाइम जब किसी एक ग्रह की एनर्जी आपकी जिंदगी के मुख्य थीम्स को एक्टिवेट करती है। और वीनस महादशा में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है आपका रिलेशनशिप विद डिजायर। हाँ, इंसान देखो, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को कंफर्ट, रिकग्निशन, किसी को आर्टिस्टिक सक्सेस, किसी को ब्यूटीफुल फैमिली, लग्जरी लाइफस्टाइल। वीनस इन डिजायर्स को ना गलत नहीं मानता। शास्त्रों में भी भोग को पूरी तरह निषेध नहीं किया गया, लेकिन हर इच्छा के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा होता है, क्या ये इच्छा आपको आजाद कर रही है या बांध रही है? इसी सवाल का जवाब वीनस महादशा धीरे धीरे सामने लेके आती है। देखो, इस महादशा के शुरुआती सालों में बहुत लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। करियर में ग्रोथ, इनकम में इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप की शुरुआत, मैरिज, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, बिजनेस एक्सपेंशन, लाइफस्टाइल अपग्रेड। लेकिन यही वो स्टेज है जहां पहली परीक्षा शुरू होती है। जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगती है। जब इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता है। जब अप्रिसिएशन मिलती है, वैलिडेशन की आदत लग जाती है। और जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो टेम्पटेशन भी बढ़ता है। वीनस कभी भी सिर्फ गिफ्ट्स नहीं देता, हर गिफ्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। ध्यान दीजिए, कई लोग वीनस महादशा में बहुत कमाते हैं, फिर भी सेविंग्स नहीं होती। इनकम बढ़ जाती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। लग्जरी जरूरत बन जाती है, कंपैरिजन आदत बन जाती है और धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी को चीजों से नापने लगता है। यही वीनस एक सटल लेसन देता है। वेल्थ और प्रोस्पेरिटी एक ही चीज नहीं है, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। वेल्थ का मतलब है आपके पास कितना है, प्रोस्पेरिटी का मतलब है आप जो रखते हैं उसका एंजॉयमेंट और बैलेंस कितना है। ये दोनों हमेशा साथ साथ नहीं चलते। रिलेशनशिप में भी ना वीनस महादशा बहुत गहरी भूमिका निभाती है। कई लोग इसी दौरान अपने जीवन साथी से मिलते हैं, कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ फैमिली एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बुनियाद सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, स्टेटस या कन्वीनियंस पे बनी हो तो वीनस उस बुनियाद को टेस्ट भी करता है। क्योंकि वीनस का रिलेशन सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं है, हार्मनी से भी है। सिर्फ रोमांस से नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भी है। सिर्फ साथ रहने से नहीं, एक दूसरे की वैल्यू समझने से है। और जब ये वैल्यूज मैच नहीं करते तो सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप भी धीरे धीरे बोझ बन सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ना वीनस का जो प्रभाव है वो अलग तरीके से दिख सकता है। ये महादशा उन लोगों के लिए खास मानी जाती है जो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लग्जरी, फैशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी, मीडिया, काउंसलिंग, ब्रांडिंग या क्लाइंट फेसिंग रोल्स में काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रोफेशंस पर वीनस का कोई असर नहीं होता। हर प्रोफेशन में वीनस एक चीज इंप्रूव करना चाहता है, क्वालिटी।
काम सिर्फ कंप्लीट करना और बात होती है, काम को एलिगेंस, बैलेंस और एक्सेलेंस के साथ करना ये वीनस की क्वालिटी है। इसीलिए कई लोग इस दौरान अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी रिफाइन कर सकते हैं। और फिर आता है वीनस महादशा का सबसे कम समझा गया पहलू, प्लेजर एडेप्टेशन। देखो, ह्यूमन माइंड की एक आदत होती है, जो चीज कल लग्जरी थी आज नॉर्मल लगने लग जाती है। नई कार, नया घर, प्रमोशन, एक्सपेंसिव फोन, फॉरेन ट्रिप, थोड़ी देर के लिए आपको एक्साइटमेंट मिलती है, फिर माइंड ना उसके लिए यूज्ड टू हो जाता है और फिर आप एक नई इच्छा की तरफ आकर्षित हो जाते हो। इसी साइकिल को समझना ही वीनस की मैच्योरिटी है, क्योंकि अगर इच्छाओं का अंत ही नहीं होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन कब आएगी। इसीलिए वीनस महादशा का असली उद्देश्य सिर्फ आपको सुख देना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है सुख को संभालना कैसे है, पैसे को कैसे यूज करना है, ताकि पैसा आपको ना यूज कर जाए। प्यार को कैसे जीना है ताकि वो अटैचमेंट या कंट्रोल में ना बदले, और सक्सेस को कैसे बैलेंस करना है, कैसे संभालना है ताकि अहंकार उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये महादशा बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की प्रायोरिटीज को बदलती है, और जब प्रायोरिटीज बदलती हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब सवाल उठता है, अगर वीनस इतना शक्तिशाली है तो हर इंसान की लाइफ में इसका प्रभाव एक जैसा क्यों नहीं होता? इसका जवाब छुपा है अंतर्दशाओं में। महादशा स्टेज तैयार करती है, लेकिन उस स्टेज पर कौन सी कहानी चलेगी ये अंतर्दशा का ग्रह तय करता है। और इसी वजह से वीनस महादशा के अलग अलग फेजेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग फील हो सकते हैं। अगले भाग में हम शुरू करेंगे वीनस महादशा और वीनस अंतर्दशा से, वो फेज जो 20 साल को पूरी यात्रा का फाउंडेशन बनाता है। पार्ट 4, वीनस अंतर्दशा, द फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट 20 years। हर महादशा का एक ऐसा फेज होता है जो बाकी सालों की डायरेक्शन तय करता है। वीनस महादशा में वो फेज है वीनस महादशा, वीनस अंतर्दशा। ये सिर्फ पहला अंतर्दशा नहीं है, ये एक ओरिएंटेशन पीरियड है। जैसे कोई नया सीजन शुरू होने से पहले प्रकृति अपना रंग बदलती है, वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे एक नए पैटर्न में शिफ्ट होने लगती है। हर शिफ्ट ना ड्रामेटिक नहीं होता, कई बार बदलाव इतने शांत, सटल होते हैं कि हमें उनका एहसास महीनों बाद होता है। इस फेज में अक्सर लोग एक बात फील करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत इम्पोर्टेंट लगती थी उनका असर कम होने लगता है, और कुछ नए सपने, नई चॉइसेस, नए एम्बिशन, नए लोग जिंदगी में एंटर करने लगते हैं। कुछ लोग अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कुछ अपना घर बदल लेते हैं, कुछ अपना लाइफस्टाइल, कुछ अपना सोशल सर्कल, और कुछ अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं। ये सब हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। ये जन्म कुंडली में वीनस किस स्थिति में है, उस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो किस ग्रह के साथ बैठा है, किस घर में बैठा है, काफी चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन एक बात आम तौर पर देखी जाती है, वीनस महादशा, वीनस अंतर्दशा इंसान को पूछती है, तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। रिलेशनशिप्स इस दौरान खास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोग जिंदगी में आ सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसकी क्वालिटी ज्यादा क्लियर सामने आती है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनरशिप की असली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस धीरे धीरे नजर आने लगती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की शादी इसी फेज में हो, लेकिन ये फेज अक्सर रिलेशनशिप्स के मामले में क्लैरिटी जरूर देता है। कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए साथ है और कौन सच में ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता है। वीनस सिर्फ लोगों को मिलाता नहीं है, उनकी कंपैटिबिलिटी भी सामने लेके आता है। देखो, करियर में भी ना एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है इस दौरान। कई लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, प्रमोशन, बेटर क्लाइंट्स, क्रिएटिव रिकग्निशन, या फिर एक ऐसा काम जिसमें पहली बार
दिल और प्रोफेशन एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। लेकिन इसी फेज में एक छुपा हुआ रिस्क भी होता है। जब सक्सेस आसान लगने लगती है ना, तो डिसिप्लिन धीरे धीरे कम होने लगता है। और वीनस कभी भी डिसिप्लिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर सैटर्न फाउंडेशन है तो वीनस डेकोरेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर हो तो डेकोरेशन बिल्डिंग को बचा नहीं सकती। इसीलिए इस फेज में कंफर्ट के साथ कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। फाइनेंशियली भी ये अंतरदशा काफी एक्टिव हो सकती है। इनकम आपकी इंप्रूव हो जाती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो सकता है। लेकिन यही वो टाइम है जब इम्पल्सिव स्पेंडिंग सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है। देखो, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न समझो। जब इंसान पहली बार ज्यादा अर्न करता है तो उसे लगता है कि ये ग्रोथ हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसी कॉन्फिडेंस में ना कई लोग अननेसेसरी लोन ले लेते हैं, लग्जरी परचेजेस कर लेते हैं या अपनी इनकम से ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगते हैं। वीनस कंफर्ट देता है डेफिनेटली, लेकिन कंफर्ट को फाइनेंशियल विजडम के साथ बैलेंस करना ये भी सिखाता है। इसी अंतरदशा का एक और पहलू है सेल्फ वर्थ। देखो, बहुत लोग ना अपनी वैल्यू को बाहर की चीजों से मेजर करते हैं। सैलरी कितनी है, मेरा लुक्स कैसा है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, फॉलोअर कितने हैं, मेरे पास कौन से ब्रांडेड चीजें हैं। लेकिन वीनस धीरे धीरे एक और सवाल पूछेगा आपसे, अगर ये सब कल चला जाए तो क्या आप अपनी वैल्यू पहले जैसी ही फील करोगे? ये सवाल ना आसान नहीं है, लेकिन इसी का जवाब पूरी वीनस महादशा को डिफाइन करता है। जिसकी सेल्फ वर्थ अंदर से आती है ना, वो वीनस के वरदान का फुल्ली यूटिलाइज करता है, फुल्ली उसको एंजॉय करता है। जिसकी सेल्फ वर्थ सिर्फ बाहर की चीजों पे टिकती है, उसके लिए ये हर गेन के साथ एक नया डर भी पैदा कर देता है। खोने का डर, कंपैरिजन का डर, एक्सेप्टेंस का डर, और धीरे धीरे ये डर ही उनके सुख को कम कर देता है। ऑब्वियसली कितनी भी लग्जरीज हो आपके पास, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर आप डरते रहोगे तो आप उस चीज को एंजॉय कब करोगे? करेक्ट? ट्रेडिशनल ज्योतिष के अनुसार अगर जन्म कुंडली में वीनस आपका शुभ स्थिति में हो, मजबूत हो और गंभीर पाप प्रभाव से मुक्त हो, तो वीनस महादशा और वीनस अंतरदशा सुख, ऐश्वर्य, संबंधों और बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आता है। अगर वीनस थोड़ा कमजोर या पीड़ित हो तो इसी दौरान अटैचमेंट, अत्यधिक भोग, रिलेशनशिप चैलेंजेस या फाइनेंशियल इनबैलेंस जैसे चीजें आपके ऊपर आ सकती हैं। अंतिम फल हमेशा पूरी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपका वीनस शुभ है तो आप ये चीजें फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, और अगर थोड़ा सा वीक है तो आप भोग विलास, रिलेशनशिप चैलेंजेस, फाइनेंशियल इनबैलेंस, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो, वीनस महादशा, वीनस अंतरदशा का असली ऑब्जेक्टिव सिर्फ ब्लेसिंग देना नहीं है। ये देखना है कि अगर आपको वो सब मिल जाए जो आप मांग रहे हो, तो क्या आप उसके लायक मैच्योरिटी भी रखते हो? यही फाउंडेशन है, और इसी फाउंडेशन पे ना आपके 20 सालों की कहानी खड़ी हो जाती है। लेकिन ये बैलेंस देर तक एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि अगला जो मेहमान आता है ना वीनस अंतरदशा में, वो आता है सूर्य। और जहाँ वीनस हार्मनी सिखाता है, वहीं सूर्य आइडेंटिटी, अथॉरिटी और ईगो के सवाल लेके आ जाता है। यहीं से वीनस महादशा एक नई डायरेक्शन ले लेती है। देखो, हर अंतरदशा अपने साथ एक नया टीचर लेके आती है, और जब वीनस की कोमल, संवेदनशील और हार्मोनियस एनर्जी का सामना सूर्य से होता है, तो जिंदगी एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। तुम रिलेशनशिप में जीतना चाहते हो या रिलेशनशिप को बचाना? यही वीनस और सूर्य अंतरदशा का मूल विषय है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का संबंध है आइडेंटिटी, अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लीडरशिप, रिकग्निशन और ईगो से। दूसरी तरफ वीनस का संबंध है लव, कॉम्प्रोमाइज, ब्यूटी, बैलेंस, पार्टनरशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब इनकी एनर्जीज एक साथ एक्टिवेट होती हैं तो अंदर ना एक खिंचाव सा पैदा हो जाता है। एक आवाज कहती है मेरी भी इम्पोर्टेंस है, दूसरी कहती है रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बीच ना बैलेंस बनाना ही इसी अंतरदशा की सबसे बड़ी सीख है।
प्रोफेशनल लाइफ में ये फेज कई लोगों के लिए विजिबिलिटी लेके आ सकता है। आपको लीडरशिप रोल मिल सकते हैं, प्रमोशन, पब्लिक रिकग्निशन, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो आप, या उसकी इच्छा एटलीस्ट आ सकती है। जितना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, आप चाहते हो कि आपको विजिबिलिटी मिले, और या फिर ऐसा होगा कि आप ये फील करना शुरू कर दोगे कि पहली बार लोग आपको नोटिस करने लगे हैं। बट अब ये विजिबिलिटी इसके साथ साथ ना स्क्रूटनी को भी बढ़ाता है। जितने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होगी। इसी दौरान कई लोग अपनी इमेज मेंटेन करने में इतना उलझ जाते हैं कि असली ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं जाता उनका। सूर्य कहता है अपनी पहचान बनाओ, वीनस कहता है अपने रिलेशनशिप संभालो। दोनों को साथ लेके चलना ही मैच्योरिटी है। रिलेशनशिप्स में ना ये अंतर्दशा काफी रिवीलिंग हो सकती है। अगर दो लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं तो ये फेज रिलेशनशिप को और मजबूत बना देगा। लेकिन अगर बार बार सिर्फ एक ही इंसान की बात चलती हो या अप्रिसिएशन की जगह कंपटीशन आ जाए तो छोटी छोटी बातें भी ना बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती हैं। कभी कभी इशू पैसे का नहीं होता, इशू डिसीजन लेने का होता है। कभी प्रॉब्लम प्यार की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। और यही सूर्य अपना इम्पैक्ट दिखाता है। फैमिली लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। पेरेंट्स की हेल्थ, फैमिली रेपुटेशन, घर के बड़े डिसीजंस या करियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना। कई लोग ना इस फेज में फील करते हैं कि उनसे ज्यादा मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और सच कहे ना तो कई बार वो एक्सपेक्टेशन गलत भी नहीं होती, क्योंकि सूर्य आपसे सिर्फ सक्सेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगता है। फाइनेंशियली ये अंतर्दशा मिक्स नेचर की हो सकती है। इनकम बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ प्रेस्टीज बेस्ड स्पेंडिंग का रिस्क भी बढ़ता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वीनस सन अंतर्दशा सेल्फ एस्टीम को भी टेस्ट करती है। हेल्दी कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत पतली लाइन होती है। हेल्दी कॉन्फिडेंस कहता है मैं सीख सकता हूँ, ईगो कहती है मुझे सब पता है। हेल्दी कॉन्फिडेंस एप्रिसिएशन ले लेता है, ईगो एप्रिसिएशन डिमांड करता है। हेल्दी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, ईगो कंपेयर करता है। देखिए, पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार अगर सूर्य और वीनस जन्म कुंडली में एकदम बढ़िया स्थिति में हो तो ये अंतर्दशा लीडरशिप, रेपुटेशन और रिलेशनशिप्स में प्रगति दे सकती है। अगर दोनों के बीच कठिन योग हैं या पापी ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं तो अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, या इमेज रिलेटेड चैलेंज भी उभर सकते हैं। अंतिम फल हमेशा पूरी कुंडली, भाव, स्थिति वो सब देखकर ही बताया जा सकता है। इस अंतर्दशा का ना अंतिम जो पार्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है, और प्यार कंट्रोल से नहीं सम्मान से बढ़ता है। जब सूर्य का आत्मविश्वास और वीनस की विनम्रता ये एक साथ चलना सीख लेते हैं ना तो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनता, वो डिग्निफाइड भी बन जाता है। लेकिन अब कहानी एक और मोड़ लेके आएगी। अगला ग्रह ना ईगो की बात करता है ना अथॉरिटी की, वो बात करता है इमोशंस की, क्योंकि अब शुरू होगी वीनस महादशा में मून की अंतर्दशा। हर अंतर्दशा का ना अपना एक इमोशनल टेम्परेचर होता है। वीनस सन अंतर्दशा ने आपसे पूछा था कि तुम्हारी पहचान क्या है। अब वीनस मून अंतर्दशा एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है कि तुम्हारे दिल को असली सुकून किस चीज से मिलता है। ये फेज बाहर से कम और अंदर से ज्यादा जिया जाता है। चंद्र यानी मून वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक माना गया है। इमोशंस, मेमोरीज, मदर, होम, इनर पीस, सिक्योरिटी और डेली इमोशनल एक्सपीरियंसेस। जब मून की एनर्जी वीनस के साथ मिलती है तो जिंदगी का फोकस अचीवमेंट से थोड़ा हटके इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आने लगता है। अचानक आप फील कर सकते हैं कि प्रमोशन मिलने के बाद भी कुछ कमी है, पैसा आने के बाद भी मन शांत नहीं है, या फिर एक छोटी सी फैमिली डिनर, एक पुराने दोस्त से बात या माँ के साथ कुछ टाइम बिताना आपको किसी एक्सपेंसिव वेकेशन से भी ज्यादा खुशी दे देता है। ये है मून का जिस्ट, मून की भाषा। अब इस अंतर्दशा में ना रिलेशनशिप भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर किसी रिश्ते में प्यार के साथ इमोशनल सेफ्टी भी है
तो वो और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन कम हो या इमोशंस दबा कर रखे गए हों तो पुरानी बातें भी दोबारा सामने आ सकती है। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं यार इतनी छोटी बात पे इतना इमोशनल क्यों हो गया, लेकिन असल में वो छोटी बात नहीं होती, वो कई सालों से दबा हुआ इमोशन होता है जो इस फेज में आवाज पा लेता है। ये अंतर्दशा घर और परिवार से जुड़े फैसलों को भी एक्टिवेट कर सकती है। कुछ लोग नया घर ले लेते हैं, कुछ रेनोवेशन करते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के और करीब हो जाते हैं, और कुछ लोग पहली बार समझते हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है। करियर के मामले में भी ये फेज इंटरेस्टिंग होता है। आप सिर्फ सैलरी के बेसिस पे डिसीजन लेना बंद कर देते हो। आप सब देखने लग जाते हो कि पीस ऑफ माइंड है या नहीं, वर्क कल्चर कैसा है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स मिलेंगी या नहीं, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट। आप ना ये वाले सारे फैक्टर्स अब आपको इस अंतर्दशा में बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। लेकिन मून का ना एक चैलेंज भी है, इमोशनल डिसीजंस। अगर इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस नहीं होगा ना तो इम्पल्सिव चॉइसेस भी हो सकती हैं। मूड के हिसाब से शॉपिंग कर ली, मूड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर ली, मूड के हिसाब से रिलेशनशिप डिसीजन ले लिए और बाद में रिग्रेट। इसीलिए इस अंतर्दशा में एक बहुत सिंपल रूल याद रखिएगा, इमोशन को इग्नोर मत करो, लेकिन उसके बेसिस पे इमीडिएटली डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी अगली अंतर्दशा के बारे में, जो है वीनस मार्स अंतर्दशा। देखो, अगर वीनस दिल की धड़कन है ना तो मार्स उस धड़कन की रफ्तार है। वीनस कहता है प्यार करो, मार्स कहता है एक्शन लो, और जब ये दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं तो जिंदगी रुकती नहीं है, तेज भागने लगती है। यही वीनस मार्स अंतर्दशा का स्वभाव है। मार्स यानी मंगल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साहस, ऊर्जा, हिम्मत, कंपटीशन और इनिशिएटिव का कारक माना जाता है। ये वो ग्रह है जो सिर्फ सपने देखना नहीं, उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। इसीलिए इस अंतर्दशा में कई लोग एकदम से ज्यादा एम्बिशियस महसूस करते हैं। नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, करियर शिफ्ट या कोई ऐसा डिसीजन जिसे वो काफी टाइम से टालते आ रहे थे और अब उन्हें लगता है कि बस यार और वेट नहीं करना। यही करेज उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन हर स्पीड का एक रिस्क भी होता है। जब वीनस और मार्स की एनर्जीज बैलेंस में होती हैं तो पैशन जन्म लेता है, और जब बैलेंस टूट जाता है तो इम्पल्सिवनेस। इसीलिए इस अंतर्दशा में सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क समझना। देखो, एक गुस्से में बोला हुआ सेंटेंस कई सालों का रिलेशनशिप तोड़ सकता है। एक इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट कई सालों की सेविंग को रिस्क में डाल सकती है। तो इसी तरीके से इस अंतर्दशा में आपको बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। और देखो, इस अंतर्दशा में ना दोनों प्लैनेट अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स में ये अंतर्दशा काफी इंटेंस हो सकती है, अट्रैक्शन बढ़ सकती है, रोमांस डीपन हो सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री मजबूत हो सकती है, लेकिन इसी के साथ पोजेसिवनेस, जेलसी या अननेसेसरी आर्गुमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। कई बार प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की टाइमिंग। एक इंसान तुरंत जवाब चाहता है, दूसरा थोड़ा वक्त। एक कन्फ्रंटेशन चाहता है, दूसरा साइलेंस। और जब दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। यही वीनस याद दिलाता है, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी होता है। साइकोलॉजिकली देखें तो वीनस मार्स अंतर्दशा एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट लेती है, डिजायर और डिसिप्लिन का। हर इंसान मोटिवेटेड होता है जब उसे कुछ नया मिलने वाला हो, लेकिन असली कैरेक्टर तब दिखता है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और रूटीन शुरू हो जाता है। बिजनेस शुरू करना आसान है, उसे 5 साल चलाना मुश्किल है। रिलेशनशिप बनाना आसान है, उसमें रोज रिस्पेक्ट दिखाना मुश्किल है। फिटनेस प्लान बनाने बड़े आसान है, पर उस पर टिकना मुश्किल है। मार्स शुरुआत कराता है, वीनस कंटिन्यूटी को मीनिंगफुल बनाता है। इसीलिए ये अंतर्दशा आपसे पूछती है, क्या तुम सिर्फ शुरुआत करने वाले हो या एंड तक निभाने वाले भी हो? तो वीनस मार्स अंतर्दशा का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है,
पैशन एक शक्ति है, लेकिन बिना डायरेक्शन के पैशन आग बन जाता है, और डायरेक्शन के साथ वही पैशन प्रकाश बन जाता है। अब तक वीनस ने आपको प्यार सिखाया, सूर्य ने सेल्फ रिस्पेक्ट, मून ने इमोशन, मार्स ने एक्शन। लेकिन अब कहानी का सबसे अनप्रिडिक्टेबल अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा ग्रह जो बाउंड्रीज तोड़ता है, शॉर्टकट दिखाता है, जो सपने भी देता है और भ्रम भी। अगला अध्याय है भ्रम से आप समझ ही गए होंगे, वीनस महादशा, राहु अंतरदशा। देखो, अगर पूरी वीनस महादशा का कोई सबसे अनप्रेडिक्टेबल फेज चुना जाए ना, तो बहुत से ज्योतिष बोलेंगे कि वो होगा राहु अंतरदशा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो ऐसी एनर्जीज मिलती हैं जो दोनों ही अट्रैक्शन से जुड़ी हैं, भोग विलास से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों का अट्रैक्शन एक जैसा नहीं होता। वीनस कहता है जो सुंदर है उसका आनंद लो, राहु कहता है जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा चाहिए। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसी भूख का सफर जिसका पेट कभी पूरी तरह भरता ही नहीं है। देखो, राहु को समझने के लिए एक बात याद रखिए, राहु किसी चीज को बुरा नहीं बनाता, राहु उसे अनलिमिटेड बना देता है। अगर नॉलेज का राहु है तो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्चर बन सकता है। अगर बिजनेस का राहु है तो ग्लोबल एक्सपेंशन दे सकता है। अगर लालच है तो वही लालच इंसान को शॉर्टकट की तरफ भी ले जा सकता है। तो राहु का काम होता है एम्पलीफाई करना। इसलिए वीनस राहु अंतरदशा में ना सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं होता, सवाल होता है कितना काफी है। प्रोफेशनल लाइफ में ना ये फेज कभी कभी एक्सप्लोसिव ग्रोथ लेके आ जाता है। फॉरेन कनेक्शंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस, लग्जरी ब्रांड्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन, टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस। कई लोग इसी दौरान अपनी इनकम को मल्टीपल टाइम्स बढ़ते हुए भी देखते हैं। लेकिन राहु की स्पीड सैटर्न की स्टेबिलिटी जैसी नहीं होती। ग्रोथ जितनी तेज होती है उसे संभालने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसीलिए इस फेज में ना सक्सेस से ज्यादा सक्सेस मैनेजमेंट जरूरी होता है। रिलेशनशिप में भी राहु अपना अलग रंग दिखाता है। अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस, डिफरेंट कल्चर या बैकग्राउंड के लोगों से रिश्ता, या अचानक किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंचाव जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। और इसके अलावा फाइनेंशियली भी ये फेज बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है, बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है। आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, क्विक प्रॉफिट स्कीम्स में भी जा सकते हो, आपको लग्जरी ऑब्सेशन भी हो सकता है। और कई बार ना इनकम बढ़ने के बाद एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इंसान को लगता है मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम अर्निंग की कभी होती ही नहीं है, प्रॉब्लम होती है एंडलेस अपग्रेडिंग की। बड़ा घर चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, बस एक और इस एक और का कभी भी अंत होता ही नहीं है। देखो, साइकोलॉजिकली देखे तो वीनस राहु अंतरदशा कंपैरिजन का भी फेज बन सकती है। आज के डिजिटल युग में ये और भी रेलेवेंट है। आप किसी और की सक्सेस देखते हो ना, फिर किसी और की वेकेशन देख ली, किसी और का रिलेशनशिप देख लिया, कौन कैसा कर रहा है, तो आप धीरे धीरे ना अपनी जिंदगी जीना कम कर देते हैं और दूसरों की जिंदगी देखना ज्यादा शुरू कर देते हैं। राहु का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, वो आपको ना लगातार ये फील कराता है कि खुशी कहीं और ही है, जबकि वीनस बार बार याद दिलाएगा खुशी का अनुभव करो, ये अंदर से होता है। ये अंतरदशा फेम भी दे सकती है, पब्लिक अटेंशन, सोशल मीडिया ग्रोथ, रिकग्निशन, इन्फ्लुएंस, तो काफी चीजें हैं जो आप इस अंतरदशा में कमा सकते हो, लेकिन इसको मीनिंगफुल बनाना भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपने इस अंतरदशा में बैलेंस बना लिया ना, तो इंसान बहुत आगे जा सकता है। अगर बैलेंस टूट गया तो वही फेम प्रेशर भी बन जाता है। वीनस राहु अंतरदशा का ना अंतिम लेसन बहुत गहरा है। हर चमक सोना नहीं होती, मतलब हर अपॉर्चुनिटी सही अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट उस डील को मना करने में होता है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव आपको लग रही हो, और कभी सबसे बड़ी जीत अपनी वैल्यूज को ना बेचने में भी होती है, क्योंकि राहु पूछता है तुम और कितना चाहते हो, लेकिन वीनस धीरे से पूछता है जो तुम्हारे पास है क्या तुम उसकी कदर करते हो?
तो ये ना बहुत डीप चीजें हैं, बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस के बीच ही इस अंतरदशा का पूरा सार छुपा हुआ है। लेकिन अब वीनस महादशा एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब इच्छाओं की जगह एंट्री होएगी धर्म, विजडम और एक्सपेंशन की, मतलब जुपिटर अंतरदशा। देखिए, अब तक हमने वीनस महादशा में डिजायर देखा, आइडेंटिटी देखी, इमोशंस देखे, एक्शन देखा, इल्यूजन को भी देख लिया। लेकिन अब स्टेज पे आते हैं जहां पे हम देखेंगे गुरु, जुपिटर को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर या बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग। एक तरफ है शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, दूसरी तरफ है बृहस्पति, देवताओं के गुरु। दोनों ही महान ज्ञानी, दोनों ही अध्यापक, लेकिन दोनों जीवन को देखने के नजरिए अलग अलग हैं। दोनों के जीवन को देखने का नजरिया अलग है, और वो आपको भी अलग नजरिया ही सिखाते हैं। देखो, वीनस जुपिटर अंतरदशा इन दोनों दृष्टियों का संगम है। अगर वीनस आपसे पूछता है कि तुम क्या पाना चाहते हो, तो जुपिटर आपसे पूछेगा जो तुम पालोगे उसका करोगे क्या। ये सवाल अगेन बहुत डीप है, क्योंकि पैसे कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना और उसका सही उपयोग करना एक अलग ही कला है। इसीलिए कई लोग अंतरदशा में सिर्फ फाइनेंशियली नहीं सिक्योर होना चाहते, बल्कि मेंटली भी मैच्योर होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये फेज काफी कंस्ट्रक्टिव माना जाता है। प्रमोशन, सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग, कंसल्टिंग, मेंटरिंग, बिजनेस एक्सपेंशन, ये सब धीरे धीरे बढ़ता है। राहु जैसा एक्सप्लोसिव नहीं होता, बट धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे एक पेड़ रोज देखोगे तो शायद फर्क ना दिखे, बट 5 साल बाद देखोगे तो आपको लगेगा ओ वाओ, ये तो बहुत ग्रो कर चुका है। और जड़ भी उसी तरीके से आपको पेशेंस का रिवॉर्ड देगा जुपिटर। देखिए, ये अंतरदशा ना एजुकेशन और लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। हायर स्टडीज, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग, सीक्रेट स्क्रिप्चर्स, टीचिंग रोल्स, या इस अंतरदशा में आप किसी एक्सपीरियंस्ड मेंटर से भी मिल सकते हो। रिलेशनशिप में ये फेज स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। यहाँ पे अट्रैक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, शेयर्ड वैल्यूज़ की। कई कपल्स इसी दौरान फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, चिल्ड्रन, होम, लॉन्ग टर्म गोल्स, क्योंकि जुपिटर सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, वो फ्यूचर भी देखता है और पूछता है क्या तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हो या एक ही डायरेक्शन में चल भी रहे हो। ये दोनों बातें ना बिल्कुल अलग हैं। फाइनेंशियली ये अंतरदशा विजडम की डिमांड करती है, तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में ना फर्क समझना, असेट और लायबिलिटी में फर्क समझना, इनकम और वेल्थ में फर्क समझना, ये सारी चीजें ना आप पहली बार शायद इस अंतरदशा में एक्सपीरियंस करोगे और इसको सीरियस लेना शुरू करोगे। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वीनस जुपिटर अंतरदशा ग्रैटिट्यूड सिखाती है, और ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो आपके पास है उसकी कीमत को समझना। देखिए, हर परंपरा में हम लोगों को ग्रैटिट्यूड को बहुत महत्व दिया हुआ है। जब मन हर वक्त कमी पे फोकस करता है ना, तो राहु मजबूत होता है, पर जब मन उपलब्धियों और अनुग्रह को देखना सिखाता है तो जुपिटर की क्वालिटी उभरने लगती है। तो ग्रैटिट्यूड के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कमाने, अर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ग्रैटिट्यूड देना है, सिर्फ थैंक यू बोल दिया तो चल दिया। आपके पास जो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, बिकॉज जो आपके पास है वो शायद करोड़ों लोगों का सपना होगा। तो इसी थीम को माइंड में रख के अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको लेके आनी चाहिए। अब इन सब का मतलब ये नहीं है कि ये अंतरदशा चैलेंजेस से बिल्कुल ही मुक्त हो गई, नहीं। कभी कभी जुपिटर ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है कि मुझे सब आता है, मैं सब समझ गया, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। और यही सोच कई बार लर्निंग को आपकी रोक देती है, क्योंकि देखिए, असली गुरु कभी भी ये दावा नहीं करता कि उसने सब सीख लिया है। वो लाइफ लॉन्ग सीखता भी रहता है और सिखाता भी रहता है। इसीलिए जुपिटर का सबसे बड़ा वरदान नॉलेज नहीं है, ह्यूमिलिटी है। ठीक है जी। अब वीनस जुपिटर अंतरदशा का अंतिम संदेश
जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। पैसा आपको कंफर्टेबल बना सकता है, लेकिन विजडम ही आपको कंटेंट बनाती है। कंफर्ट के बिना जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कंटेंटमेंट के बिना कंफर्ट भी कभी काफी नहीं लगता। और शायद इसीलिए ना, जब वीनस और जुपिटर बैलेंस में काम करते हैं तो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वो मीनिंगफुल भी बनने लगता है। लेकिन अब कहानी यहाँ से अगेन एकदम से टर्न लेने वाली है। डिफरेंट ग्रह, नेक्स्ट ग्रह पे हम चलते हैं। तो देखिए, अब हम आ रहे हैं उस ग्रह पे जो वक्त का हिसाब रखता है, जो डिसिप्लिन के बिना किसी को रिवॉर्ड देता ही नहीं है, जो कि है हमारा शनि। तो वीनस महादशा में सैटर्न अंतरदशा। अगर वीनस महादशा एक फिल्म होती ना, तो वीनस और सैटर्न अंतरदशा उसका इंटरवल के बाद वाला हिस्सा होते, क्योंकि यहाँ से कहानी ना काफी मैच्योर हो जाती है। अब तक जिंदगी ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी, रिलेशनशिप दिए, एक्सपीरियंसेस दिए, सक्सेस भी दिखाई, फेलियर भी दिखाए, और सैटर्न एक ही सवाल लेकर आया है आपके लिए कि जो कुछ तुमने बनाया है, क्या तुम उसे संभाल भी सकते हो? यहीं से इस अंतरदशा का सार शुरू होता है। देखिए, शनि को लोग ना अक्सर सिर्फ दुख का ग्रह समझते हैं, लेकिन शनि का असली काम दुख देना नहीं है, रियलिटी दिखाना है, दर्पण दिखाना है। और जब शनि वीनस के साथ काम करता है तो वो लग्जरी की नहीं, उस लग्जरी की फाउंडेशन की जांच करता है। अगर रिलेशनशिप ट्रस्ट पे बना है तो और मजबूत हो जाएगा, अगर बिजनेस सिस्टम पे बना है तो और स्टेबल हो जाएगा, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग डिसिप्लिन पे बनी है तो वेल्थ टिक जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ लक, इमेज या एक्साइटमेंट पे खड़ा है ना, तो शनि उसकी कमजोर जो वीक बेस है ना, वो उसको ढूंढ लेता है। ये अंतरदशा अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ा सकती है, ऑफिस में भी, फैमिली में भी। कभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कभी लोन्स आ जाएंगे, कभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपको ना लाइफ पहले से ज्यादा सीरियस लगने लग जाती है, और शायद ये फील करना ही इस अंतरदशा का हिस्सा है, क्योंकि शनि आपसे पूछता नहीं है, वो आपसे ग्रो अप होने को बोलता है, वो आपको ग्रो करा ही देता है। देखो, करियर के मामले में ये फेज बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कंसिस्टेंसी। बहुत सिंपल चीज है। अगर आपने शनि का काम किया, अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो हर एरिया में ना आप अच्छा ही फील करोगे। करियर में अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपकी डिसिप्लिन स्ट्रांग है, आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, सालों से मेहनत कर रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको लीडरशिप रोल्स भी मिलेंगे। यहीं पे अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो वीकनेस भी इसी दौरान आपकी सामने आएगी। तो शनि ना सरप्राइजेस नहीं देता, वो आपको रिजल्ट देता है। जो बोओगे वो काटोगे, यहाँ पे ना बिल्कुल सही बैठता है। रिलेशनशिप में भी ये अंतरदशा ग्लैमर से ज्यादा कमिटमेंट को इम्पोर्टेंस देती है। रोमांटिक जेस्चर्स अच्छे होते हैं, लेकिन रोज की जो जिम्मेदारी होती है ना, उसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो एक रिलेशनशिप सिर्फ आई लव यू से नहीं चलता। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, टाइम, पेशेंस और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, ये सब उसकी रियल फाउंडेशंस होते हैं। तो अगर वो मजबूत है तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर वहां पे थोड़ी कमी पेशी है तो आप चैलेंजेस देख सकते हो। साइकोलॉजिकली ना ये अंतरदशा लोनलीनेस का भी एहसास करा सकती है, लेकिन हर लोनलीनेस बुरी नहीं होती। कभी कभी ना जब बाहर का शोर कम होता है, तभी आपको अंदर की आवाज सुनाई देती है। तो कई लोग इसी दौरान अपने असली दोस्त पहचानते हैं, अपनी रियल प्रायोरिटीज को समझ पाते हैं, अपनी असली स्ट्रेंथ को भी पहचान पाते हैं, और क्लैरिटी बढ़ जाती है। अक्सर कंफर्ट से ज्यादा आपको लगता है कि मुझे ना लाइफ में क्लियर होना ज्यादा वैल्यूएबल है। एक और बात जो बहुत कम डिस्कस होती है, वीनस और सैटर्न दोनों ही लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। वीनस क्वालिटी को अप्रिशिएट करता है, सैटर्न ड्यूरेबिलिटी को। इसीलिए ना इस अंतरदशा में चीप शॉर्टकट्स का अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इंसान ना इस टाइम पे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देने लग जाता है। तो ये आपको मैच्योर बना देती है शनि अंतरदशा। देखो, इसका ना अंतिम पार्ट शायद पूरी वीनस महादशा का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है कि पाना मुश्किल है, लेकिन संभाल के रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है।
और जो इंसान ये दोनों डिफरेंस को समझ लेता है ना, उसके लिए सक्सेस टेम्परेरी इवेंट नहीं रहती, वो पूरा एक लाइफ का उनकी हिस्सा बन जाता है। देखो, अब वीनस महादशा एक और इंटरेस्टिंग टर्न लेगी। अब डिसिप्लिन के बाद आता है इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन, बिजनेस, नेगोशिएशन, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी। और नेक्स्ट है हमारा वीनस महादशा के साथ मरकरी अंतरदशा। देखो, कभी सोचा है एक ही सेंटेंस किसी को जिंदगी भर के लिए इंस्पायर भी कर सकता है और वही एक सेंटेंस एक रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है। यही मरकरी की पावर है। देखो, जब मरकरी वीनस के साथ मिलता है ना, तो इंटेलिजेंस सिर्फ सोचने की चीज नहीं रहती, एक्सप्रेस करने की कला भी बन जाती है। मरकरी यानी बुध, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुद्धि, कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिजनेस, एनालिसिस और कॉमर्स का कारक माना गया है। ये वो ग्रह है जो इंफॉर्मेशन को वैल्यू में बदलना जानता है। वीनस उस वैल्यू को प्रेजेंटेशन देता है। इसीलिए ये अंतरदशा उन लोगों के लिए खास इम्पोर्टेंट होती है जो बोल के, लिख के, पढ़ के, बेच के, क्रिएट करके अपनी पहचान बनाते हैं। टीचर हो गए आपके, कंसल्टेंट्स हो गए, लॉयर, राइटर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल, कंटेंट क्रिएटर, सेल्स एक्सपर्ट्स, पब्लिक स्पीकर या कोई भी इंसान जिसकी इनकम कम्युनिकेशन और आइडियाज पे डिपेंड करती है। ये फेज उनके लिए ना नए दरवाजे खोल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ सकती है और बिजनेस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि बुद्धि आपकी तेज होती है, तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये अंतरदशा एक सिंपल ट्रूथ सामने लाती है। कई रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं टूटते, वो ना अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन की वजह से टूटते हैं। तो उसे खुद समझना चाहिए था, है ना। ऐसे सेंटेंसेस शायद दुनिया के सबसे डेंजरस सेंटेंसेस में से एक है। और मरकरी क्या कहता है? मरकरी कहता है अगर बात जरूरी है ना, तो उसे कहना भी जरूरी है। अपने दिमाग में सोच के बैठ जाओ और एज्यूम करो कि उसे समझना चाहिए था, इज नॉट द राइट अप्रोच। वीनस कहता है उसे प्यार और सम्मान के साथ कहना और भी जरूरी है। तो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है, और कई बार सुनना ज्यादा मुश्किल होता है। देखो, मरकरी अंतरदशा का ना जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। आज की दुनिया में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। अगर दुनिया को आपकी वैल्यू समझ ही नहीं आए तो टैलेंट छुप कर रह जाता है। और अगर कम्युनिकेशन मजबूत हो तो एक ऑर्डिनरी आइडिया भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। शायद इसीलिए बुध और शुक्र मिलकर एक बात सिखाते हैं, जो दिल से निकले और बुद्धि से सजाया जाए उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। अब ये तो हो गया, लेकिन अब वीनस महादशा अपने अंतिम अंतरदशा की तरफ बढ़ रही है और इस बार सामने है एक ऐसा ग्रह जो सब कुछ छीन कर सब कुछ समझा देता है, जो डिटैचमेंट सिखाता है, जो अंतिम सच से रूबरू कराता है, और ये है केतु की अंतरदशा। देखो, हर कहानी का ना एक अंतिम अध्याय होता है और हर महादशा का भी। वीनस महादशा का अंतिम अंतरदशा है वीनस केतु। अगर वीनस राहु ने आपसे पूछा था कि तुम और कितना चाहते हो, तो केतु सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, जो तुमने इतने सालों में पा लिया, क्या उसने तुम्हें वैसे ही खुश किया जैसे तुम सोचते थे? ये सवाल ना आसान नहीं है, लेकिन शायद ये पूरी वीनस महादशा का एक सबसे ईमानदार ऑनेस्ट क्वेश्चन है। देखो, केतु को अक्सर लोग सिर्फ लॉस का ग्रह समझते हैं, लेकिन केतु का असली काम चीजें छीनना नहीं, मोह तोड़ना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी जिस चीज को हम लॉस समझते हैं वही बाद में सबसे बड़ा लिबरेशन बन जाती है। करेक्ट? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई गलत पार्टनरशिप, फेक फ्रेंडशिप, ये सब लोगों को खुश रखने की या सिर्फ लोगों को खुश रखने की आदत। केतु धीरे धीरे ना इन सब पे लाइट डालता है और आपको बोलता है कि ये सब क्यों कर रहे हो। ये अंतरदशा ना इंसान को अंदर की तरफ मोड़ सकती है। पहले जो चीजें बहुत एक्साइटिंग लगती थी, अब आपको वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगी। पार्टीज, लग्जरी, कंपटीशन, अब आप धीरे धीरे इनका ना चार्म खोना शुरू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान उदास हो जाएगा, नहीं, बल्कि कई बार वो पहली बार अंदर से शांत फील करता है।
करियर में भी इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल सकता है। कई लोग अपनी सक्सेस की डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं कि पहले क्वेश्चन होता था मैं कितना कमा रहा हूँ, अब सवाल होगा मैं जो कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। आप पर्पस ढूंढना शुरू कर देते हो। रिलेशनशिप में भी ये क्लैरिटी लेके आता है। अब अट्रैक्शन से ज़्यादा आपको ऑथेंटिसिटी इम्पोर्टेंट लगने लगती है। फाइनेंशियली ये अगेन ज़रूरी नहीं है कि इनकम कम हो जाए, लेकिन पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप बदल देता है। साइकोलॉजिकली ना केतु एक और बहुत बड़ा गिफ्ट देता है, साइलेंस का। आज की दुनिया में हर इंसान नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, मीटिंग्स, नॉइज, हम इतने शोर के आदी हो चुके हैं ना कि खामोशी अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन केतु इसी खामोशी में आपको आपसे मिलाता है। जब बाहर सब कुछ एकदम धीमा पड़ता है ना, तभी आपको अंदर की आवाज पहली बार सुनाई देती है। देखिए, केतु का शेडो साइड भी समझना जरूरी है। अगर डिटैचमेंट और डिस्कनेक्शन में फर्क ना समझा जाए तो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल भी हो सकता है। हर चीज से इंटरेस्ट खत्म होना हेल्दी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना वैराग्य नहीं होता। केतु का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। केतु का मतलब है दुनिया के बीच रह के भी उसका गुलाम ना बनना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे कि 20 साल कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने सपने पूरे हुए, कितने बदल गए। तब शायद आप पहली बार समझ पाओगे कि वीनस महादशा का असली उद्देश्य सिर्फ आपको पैसा देना नहीं था, सिर्फ प्यार देना या कंफर्ट देना नहीं था। ये आपको सिखाना था कि सबका सही उपयोग कैसे करना है। क्योंकि देखो, जिस इंसान ने ना पैसा कमाना सीख लिया वो सक्सेसफुल हो सकता है। जिसने पैसा संभालना सीख लिया वो प्रॉस्पेरस बन सकता है। लेकिन जिसने पैसा, प्यार, सफलता, असफलता के बीच भी अपनी शांति को संभालना सीख लिया ना, शायद वही सच में एकदम समृद्ध आदमी कहलाएगा। और इसी के साथ वीनस महादशा की अंतरदशा की जर्नी होती है पूरी। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाकी है। आखिर कुंडली में वीनस की प्लेसमेंट इन सब फलों को कैसे बदल देती है। देखो, कुंडली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें हैं कि अंतरदशा में कैसे आप ग्रह को समझे और कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन अगेन, हर एक की कुंडली अलग होती है। प्लेसमेंट पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। और देखिए, अब वीडियो के इस पॉइंट तक शायद आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया, सब सही है, सब चीज़ें ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कुछ रेमेडीज क्या हैं जो हम कर सकते हैं। देखो, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए ना कुछ उपाय मिलते हैं और मैं इसमें से आपको कुछ चीज़ें ही बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते क्योंकि सब आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। बट आप शुक्रवार के दिन श्रद्धा के साथ उपासना कीजिए, लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए, ओम शम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप आप रेगुलर कर सकते हैं। और आप ना ये सारी चीज़ें भौतिक लाभ से मत करना। ये सारी चीज़ें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करना, ठीक है जी। कुछ आपको मैं लाल किताब रेमेडीज बता देती हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ना रेमेडी के तौर पे नहीं, ये आपको नॉर्मली भी करना चाहिए। अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कीजिए, उनके प्रति ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि इस महादशा में ना अफेयर को लेके काफ़ी बार आपके पास मौके भी आएंगे। तो आपको इंश्योर करना है कि आप उस ट्रैप में ना फंसे। लेडीज़ का आदर कीजिए, उनकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने कपड़े और अपने आप को क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। वीनस अगेन रिफाइनमेंट का प्लैनेट है, इसको साफ सफाई पसंद है। सुंदर बन के रहिए, अपना ख्याल रखिए। सुगंध, सफाई, ये सारी चीज़ें वीनस महादशा के टाइम पे ये जनरली भी करना चाहिए, बट यहाँ इस टाइम पे तो आपको मैंडेट है। थोड़ा परफ्यूम वगैरह इत्र लगा के रखिए, थोड़ा अपने नीट एंड क्लीन होके रहिए। और ध्यान रहे, लाल किताब के उपाय भी ना अगेन पूरी कुंडली देख के ही बताए जाते हैं। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ वो नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए, ठीक है जी। देखिए, अब आप दूसरी चीज़, आप अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सोचो कितनी बार लोग सिर्फ थोड़ा और पैसा, थोड़ा और स्टेटस, थोड़े और अप्रूवल के लिए
अपने प्रिंसिपल छोड़ देते हैं और उसके बाद चाहे उन्हें सब कुछ मिल जाए, अंदर एक खालीपन रह जाता है। तो वीनस का सबसे बड़ा उपाय है कि ऐसी सफलता चुनिए जिसके साथ आप शांति से सो सके। ठीक है जी। और एक और चीज़, अगर आप वीनस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में ब्यूटी क्रिएट करो। सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के नहीं, अपने व्यवहार में, अपनी बोली में मीठा बोलिए, अपने घर की सफाई रखिए, रिलेशनशिप्स में मीठा बोलिए, अपने काम की क्वालिटी बढ़ाइए, ब्यूटिफिकेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन, एलिगेंस, यही वीनस है जो आपको सिखाता है रिफाइनमेंट। ठीक है जी। और पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि हर बार जब आप किसी डिसीजन के सामने खड़े हों तो खुद से एक सवाल पूछिए, ये फैसला मेरी इच्छा ले रही है या मेरी वैल्यूज। अगर जवाब वैल्यूज है तो चाहे रिजल्ट देर से आए वो ज़्यादा टिकाऊ होगा। लेकिन अगर यही आपका जवाब आता है कि यार ये तो मेरी टेम्परेरी डिज़ायर है, तो आप उस डिसीजन को थोड़ा रोक भी सकते हो और इमीडिएटली उस चीज़ को करना ज़रूरी नहीं है। देखो 20 साल सुनने में ना बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब वो गुजर जाता है तो लगता है जैसे कल ही की बात हो। इस महादशा में ना कुछ लोगों ने अपनी पहली सैलरी देखी होगी, किसी ने अपना पहला घर, किसी ने अपनी पहली मोहब्बत, पहला बिजनेस और किसी ने अपना पहला हार्ट ब्रेक। किसी ने बहुत कुछ पाया होगा, किसी ने खोया होगा। तो वीनस महादशा का हिसाब सिर्फ इस बात से नहीं होता कि आपने कितना कमाया, उसका हिसाब इसी बात से है कि आपने क्या सीखा। शुरू में हम सब सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर परफेक्ट पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, अगर लोग मेरी तारीफ करें तो मेरे को बड़ी खुशी होएगी। ये सब आपको मिलेगा और ये सब आपको पता भी चलेगा कि धीरे धीरे वीनस आपको एक रियलिटी भी दिखाएगा कि जब आपके पास ये सब आ जाता है तो इनमें से कोई भी चीज़ अंदर की खाली जगह को अकेला नहीं भर सकती। शायद इसीलिए जिन लोगों ने सब कुछ पाया उनमें से भी कई लोग शांति ढूंढते रहते हैं, और जिन लोगों के पास बहुत कम था उनमें से कई लोगों ने चेहरे पे अजीब सी तसल्ली देखी। फर्क पैसों का नहीं था, फर्क रिलेशनशिप विद लाइफ का था। और अगर आज इस पूरे एपिसोड से आप सिर्फ एक बात लेकर जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ वो ये हो कि लग्जरी इज़ ब्यूटीफुल, लव इज़ ब्यूटीफुल, सक्सेस इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एक ऐसा मन जो इन सबको होते हुए भी विनम्र रहे और इनके बिना भी शांत रहे। उस इंसान को ना सफलता बिगाड़ सकती है ना असफलता तोड़ सकती है, और शायद वही वीनस महादशा का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप इस समय वीनस महादशा से गुजर रहे हैं तो उसे सिर्फ एक प्रेडिक्शन की तरह मत देखना, उसे एक इनविटेशन समझो, एक ऐसा दौर जो आपसे पूछ रहा है तुम सिर्फ ज़्यादा पाना चाहते हो या ज़्यादा बेहतर इंसान भी बनना चाहते हो। क्योंकि अगर 20 साल बाद आपके पास सिर्फ पैसा होगा तो वीनस की ना ये जर्नी अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर 20 साल बाद आपके पास पैसा भी होगा, प्यार भी, रिस्पेक्ट भी और सबसे बढ़ के मन की शांति, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ वीनस महादशा जी नहीं है, आपने उसे समझा भी है। थैंक यू सो मच। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, बट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी के साथ शेयर करिए जिसकी महादशा चल रही हो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।